नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों बात करेंगे अशोक लेलैंड की। स्टॉक बहुत अच्छे लेवल पर खड़ा है, प्लस इनका रिजल्ट भी आया है। रिजल्ट कैसा लगा मुझे आपको बताएंगे। पहले रिजल्ट एनालाइज कर लेते हैं, उसके बाद ऑटो सेगमेंट में कौन सा स्टॉक मुझे ज़्यादा पसंद है उस पर भी बात करेंगे। क्या ये टाटा मोटर्स का छोटा भाई है? टाटा मोटर्स रिटेल सेगमेंट में बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाता है, कॉमर्शियल सेगमेंट में इनसे भी उम्मीदें काफ़ी बेटर हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी लेकर और नॉर्मली भी। ठीक है, बहुत सारे एनालिस्ट आपको इसमें अलग अलग तरीके की सलाह भी देते हैं। किसी को यहाँ पर 100 रुपये की वैल्यू ठीक ठाक लगती है, कोई यहाँ पर 170 भी देखता है। आप जाकर ये जो टारगेट प्राइजेस हैं उनको जाकर अलग अलग जगहों पे चेक कर सकते हो। लेकिन मैं क्या सोचता हूँ बताऊँगा, लेकिन पहले रिजल्ट देखेंगे। उससे भी पहले आपसे कहेंगे अगर वीडियो पसंद कहीं पर भी आए तो लाइक करके जाना, 2 बार लाइक करने से बच जाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या देखनी है हमको कि इनकम इनकी कैसी रही। इनकम देखने के लिए हम 2 तरीके अपनाते हैं। पहला, पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे, और उससे भी अच्छा होता है पिछले साल के इसी क्वार्टर से कंपेयर करते हैं। ठीक है, फिर चलिए देखते हैं। सबसे पहली इनकम किस चीज़ से आती है? इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस। तो ये हुई 5,530 करोड़ की, 4,070 करोड़ के मुकाबले बढ़ी है, और अच्छी बात है, ये काफ़ी अच्छी बात है। उम्मीद भी यही थी बाजार को। ठीक है, लेकिन क्या इतनी उम्मीद थी? यही थोड़ा सा सवाल बड़ा बनता है। ठीक, यहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे तो भी यहाँ पर जो इम्प्रूवमेंट है ठीक ठाक है, लेकिन बाज़ार की उम्मीद और ज़्यादा बेटर की थी। इवन बाज़ार यहाँ पर 6,000 करोड़ प्लस की इनकम एक्सपेक्ट करके बैठा था। ठीक है, केवल ऑपरेशन से, अदर इनकम को छोड़ भी दीजिए तो भी, लेकिन अदर इनकम ठीक ठाक हो गई इस बार। ओवरऑल सिनारियो में भी सिर्फ 5,562 करोड़ पे ही इनकी ओवरऑल इनकम पहुँची, जो कि कम है बाज़ार की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक। मेरे हिसाब से क्या था, देखिए उम्मीद सब लगा कर बैठे थे कि इस बार की परफॉर्मेंस पिछले कई क्वार्टर से बढ़िया आने वाली है। आई भी, लेकिन बाज़ार का एस्टिमेट मिस हुआ है। मेरा नहीं, मुझे तो रिजल्ट ठीक लगा है। मतलब बाज़ार थोड़ी ज़्यादा उम्मीद लगाकर बैठी थी, मेरी इतनी उम्मीद थी नहीं। अगर मैं इनके कुछ शेयर्स होल्ड करता हूँ तो थोड़े लोअर लेवल्स में हैं, ऊपर के लेवल पे एवरेज करने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि जब मैंने स्टॉक ख़रीदा था काफ़ी छोटे टाइम फ्रेम में काफ़ी तेज़ी से भाग गया। उसके बाद एवरेज करने के लिए कभी भी वैल्यूएशन इनका ठीक लगा नहीं, इसीलिए मैंने क्वांटिटी ऐड की नहीं। तो अभी क्या यहाँ पर क्वांटिटी ऐड करने का वक्त आया? बिल्कुल भी नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं आया। जब भी मैं ऐड करूंगा आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिए, खुद की रिसर्च कीजिए, तभी कोई स्टॉक को ख़रीदा कीजिए। अभी एक्सपेंसेस को देखते हैं। 3,213 करोड़, 2,480 करोड़, 2,109 करोड़। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्सपेंस बढ़ा है, लेकिन रेवेन्यू भी बढ़ा है, तो हम ये नहीं कह सकते केवल महंगाई की मार इनको झेलनी पड़ी है। ठीक है, समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? जब आपकी रेवेन्यू यानी कि आपके ऑपरेशन से इनकम बढ़ रही है तो आपका कॉस्ट भी बढ़ेगा, और वही हुआ है यहाँ पर। कुछ एक्स्ट्रा हुआ है क्या? नहीं। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉयज़ के ऊपर कितना पैसा इन्होंने खर्च किया वो हम देखते हैं, और यहाँ पर अगर आप देखोगे कॉस्ट कटिंग की गई है कंपनी के द्वारा। ये चीज़ मुझे पर्सनल लेवल पे अच्छी नहीं लगती। कुछ शेयर होल्डर्स को ये बात अच्छी लगेगी कि एम्प्लॉयज़ के ऊपर हम क्यों फालतू खर्चा करें। क्या कोई डिकोड करके बताएगा? क्या कोई आसपास अशोक लेलैंड में काम करता है? बताएगा कैसा क्या हुआ? क्या ये बोनस वगैरह नहीं बांटते क्या? अलग तरीके से, मतलब आप अपने एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड करते रहिए, क्योंकि बिना रिवॉर्ड किए एम्प्लॉयज़ आपका जब काम ही नहीं करेगा तो आप आगे कैसे जाओगे? नहीं जा सकते बिना एम्प्लॉयज़ की मदद के। तो चलिए उनके ऊपर थोड़ा सा देना चाहिए, और ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है। आप बताइएगा आपको कैसी लगती है। फाइनेंस कॉस्ट स्टेबल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डिप्रिसिएशन इनका थोड़ा सा इस बार ज़्यादा हुआ है, 200 करोड़ इन्होंने खर्च किया है यहाँ के कंपेरिजन में, लेकिन यहाँ से आप स्टेबल देखोगे। ठीक है, ओवरऑल अगर आप खर्चे को देखोगे तो 5,672 करोड़ 5,562 करोड़ के मुकाबले हो गया ना ज़्यादा खर्चा। करोगे क्या? ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो क्या होगा आपको पता है। चलिए, लॉस होगा, लॉस कंपनी ने दिखाया है। कितने पैसे का वो देख लेते हैं। अब क्या ये लॉस जस्टिफाई करने लायक है? अगर एक लॉस मेकिंग कंपनी आप खरीद रहे हो तो आपके पास फ्यूचर में प्लान बहुत तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि आप उसको खरीदोगे क्यों? कुछ लोग कहेंगे टाटा मोटर्स भी तो लॉस कर रही है, उससे बेटर है, उससे बेटर वैल्यूएशन पे है, तो हम इसी को खरीद लें। तो भाई कई मामलों में आप जाकर चेक कर लेना किस किस मामले में। प्राइस टू अर्निंग आप यहाँ पर नहीं निकाल पाओगे, लेकिन सेल्स टू मार्केट कैप आप देख लीजिए। ठीक है, ये भी आंकड़ा बढ़िया होता है। आप कई लोग जो है बुक वैल्यू से भी कंपेरिजन करते हैं, वहाँ पर आप अपने हिसाब से जाकर रिसर्च कीजिएगा। लेकिन कुछ लोगों को अगर टाटा मोटर्स ज़्यादा पसंद है तो वहाँ पर वो ज़्यादा बढ़िया भविष्य देख रहे हैं। अगर कुछ लोगों को अशोक लेलैंड ज़्यादा पसंद है तो वो ये देख रहे हैं कि हमको एक स्टेबल कंपनी चाहिए, बहुत अच्छा वाला भविष्य तो किसी का भी नहीं आ सकता, क्योंकि आपको पता है इंडिया में कंपटीशन हमेशा टॉप लेवल का रहेगा। टॉप लेवल का क्योंकि यहाँ पर कस्टमर काफ़ी वैरायटी वाले हैं, समझ रहे हैं। तो
एक ही कंपनी यहाँ पर अलग तरीके से राज नहीं कर सकती। वैसे करती हैं, मोटरसाइकिल में हीरो ने कई सालों तक तगड़े से राज किया, मारुति ने भी राज किया। अभी देखते हैं कि क्या उनका राज टूटेगा। अशोक लेलैंड का भी अपनी जगह राज है, लेकिन उस तरीके का नहीं हो पाया जैसा हीरो और मारुति ने करके दिखाया था। आगे आने वाले समय में क्या होता है वो तो हम देखेंगे, लेकिन अभी हम लॉसेस देखने आए हैं, तो लॉसेस देख लेते हैं कंपनी को कितना हुआ, उसके बाद कंक्लूड करेंगे वीडियो को। लॉस अगर आप देखोगे 36 पैसे हुआ है एक शेयर के पीछे, ठीक है। अर्निंग पर शेयर की मैं बात कर रहा हूँ, 93 पैसे से कम हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली 1/3 हो गया, ठीक है। 1/3 अप्रॉक्सीमेटली, थोड़ा बहुत कम है, लेकिन आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। यहाँ के कंपैरिजन में भी कम हुआ है, तो लॉस कम तो हुआ, कंपनी ने अपने खर्चे को हैंडल किया, सैलरी वगैरह कम दी। अब मुझे नहीं पता सैलरी कम दी या नई हायरिंग नहीं की, किस तरीके से इन्होंने कॉस्ट कटिंग की है एम्प्लॉयज़ के ऊपर, क्योंकि वहाँ से तगड़ा इनको मुनाफा हुआ ही होगा, एम्प्लॉयज़ के ऊपर पैसा बचा रहे हैं। देखिए ये मैं उल्टा बोल रहा हूँ, आप लोगों में से कई सारे लोग मेरी भाषा समझते होंगे कि मैं कभी कभी ऐसे उल्टा बोल जाता हूँ। उल्टा समझ रहे हैं ना, मैं कंपनी को ताने मार रहा हूँ। ताने मारना जानते हैं ना, कोई जानता है ताने मारना किसको कहते हैं? चलिए बताइएगा अगर कोई जानता है तो, कि भाई एम्प्लॉयज़ के ऊपर पैसा मत बचाओ, तरीके से बिज़नेस करना सीखो, ठीक। मैं बिल्कुल मानता हूँ बिज़नेस करना कठिन काम है, बहुत कठिन काम है, कई तरीके से कई चीज़ों को हैंडल करना होता है, लेकिन आप ही की तरह लोग बिजनेसेस कर रहे हैं, पूरे दुनिया में कर रहे हैं, पूरे भारत में कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हो। सिर्फ एम्प्लॉयज़ की सैलरी कम करके या नई हायरिंग ना करके अगर आप सोच रहे हो कि आप तीरंदाज हो जाओगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसी एम्प्लॉय ने आपको यहाँ पर लाकर खड़ा किया है, ठीक। तो चलिए, कंपनी को लॉस हुआ है, मार्केट की उम्मीद इस बार कम से कम नेट टू नेट आ जाने की थी, ठीक है, ब्रेक इवन पे आने की थी, लेकिन ये कंपनी आ नहीं पाई। उम्मीद आगे है, एकदम मार्केट ये नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी प्रॉफिट में आ जाए, लेकिन फिर भी मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रही थी 10 पैसे का 5 पैसे का लॉस हो एक शेयर के पीछे तो चलेगा। मार्केट की उम्मीदों पे थोड़ा सा तो पानी फेरा है अशोक लेलैंड के रिजल्ट ने, लेकिन क्या मेरी उम्मीदों पे पानी फिरा? नहीं, मुझे लगभग यही उम्मीद थी। अगर मेरे पास स्टॉक है तो मैं बेचना तो नहीं चाहूँगा। नीचे के लेवल पे देखिए, वही मैंने कहा कि एवरेज करने का मौका नहीं दिया इस स्टॉक ने। जब मैं लिया तो उसके बाद तुरंत भाग गया, और आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ ज़रूर होगा। आपको याद दिला दूं, 2014 में 20-22 रुपये के आसपास ये स्टॉक मिलता था, वहाँ से अभी 7 गुना ऊपर ट्रेड कर रहा है। 7 साल में 7 गुना ऊपर, है ना एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस। आपसे एक सवाल पूछते हैं कि ऑटो सेगमेंट की ही कंपनी ढूंढ के बताइए जो पिछले 7 सालों में 5 गुना या उससे ज़्यादा का रिटर्न दी हो। अशोक लेलैंड नहीं शामिल है उसमें, टाटा मोटर्स को भी मत शामिल कीजिएगा, क्योंकि वो है ही नहीं। वो 600 का एक बार पहले ही हाई मार चुका है, वो भी बहुत पहले। जाकर रिसर्च कीजिएगा, मुझे बताइएगा। अभी रिसेंटली मुझे एक ऑटो सेगमेंट में स्टॉक पसंद आया था, आपको मैंने दिवाली पिक के रूप में दिया भी था, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था, महिंद्रा एंड महिंद्रा। दिवाली के बाद से बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, स्विंग ट्रेड का टारगेट भी इसने हिट किया है। जिनके पास स्विंगर सेटअप है उनको भी इसने बढ़िया टारगेट दिया है, लेकिन अभी और बड़ी उम्मीदें हैं इससे, क्योंकि ये स्टॉक जहाँ जिस लेवल पर खड़ा है 950, ये लेवल ये पार करके एक बढ़िया ब्रेकआउट देगा। टेक्निकल चार्ट्स पर काफ़ी मजबूती दिखा सकता है ये स्टॉक, तो थोड़ा आपकी नज़र इस पर होनी चाहिए। कॉमर्शियल सेगमेंट में इनकी पकड़ थोड़ी आगे जा सकती है। अशोक लेलैंड के लिए ये एक बड़े कॉम्पिटिटर बनकर आगे आने वाले समय में उभर सकते हैं। देखिए अभी भी देखो, एक कंपनी डायरेक्टली दूसरे चीज़ में सेम सेगमेंट में कंपटीशन नहीं दे सकती। अब जैसे कि मारुति को कोई आ जाए कह दे कि हमको बजट सेगमेंट की कार में हम मारुति को टक्कर देंगे, तो बहुत आएंगी बहुत जाएंगी। फोर्ड जैसी कंपनी तो बंद हो जाएंगी, लेकिन टक्कर देना आसान नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं? अब आप हीरो को आकर चैलेंज कर दो कि हम तुम्हारी स्प्लेंडर से बढ़िया बाइक बना कर देंगे, तो बना भी दो तो कोई खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि नाम बिकने लगता है कुछ दिन बाद, पता है ना। तो आपको एक अलग सेगमेंट, एक अलग कंज्यूमर बेस खड़ा करना पड़ेगा। क्या अशोक लेलैंड वो कर पाएगा? महिंद्रा कर रहा है, समझ रहे हैं। चलिए, इनकी नई लॉन्चिंग्स और काफ़ी मतलब जो यहाँ का प्रमोटर है ना, वो थोड़ा सा एंथुजियास्टिक टाइप का है, फ्यूचरिस्टिक सोच है। टाटा मोटर्स में भी कुछ गड़बड़ी नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन का इशू आ जाता है। सब कुछ हम जब भविष्य पे ही छोड़ देते हैं तो भी दिक्कतें आ जाती हैं। वीकेंड है इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जा रही है, कोई बात नहीं। आपको मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, उसको समझिएगा। टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड और महिंद्रा एंड महिंद्रा प्राइज के हिसाब से सबसे सस्ता स्टॉक है अशोक लेलैंड, ठीक है। दूसरे नंबर पे टाटा मोटर्स और तीसरे नंबर पे महिंद्रा एंड महिंद्रा। बुक वैल्यू के हिसाब से सबसे सस्ता स्टॉक और सबसे महंगा स्टॉक कौन सा है, मतलब बुक वैल्यू पे ज़रा कंपेरिजन कीजिएगा। जिनको नहीं पता कि बुक वैल्यू होती क्या है, वो पहले तो जाकर वीडियो देखें कि सबसे सस्ता स्टॉक कैसे खरीदें। और आज निफ्टी जो 10% ऊपर भाग रही थी, क्यों भाग रही थी पता है? इससे पहले वाली वीडियो में मैंने समझाया है।
अभी इतना ही। अशोक लेलैंड का रिजल्ट मुझे अच्छा लगा, लेकिन कुछ चीज़ें रिजल्ट में अच्छी नहीं लगी हैं, वो मैंने अच्छे से दिल खोल के, दिल ठोक के, डंकी की चोट पे आपसे बोला है। एम्प्लॉयज़ की सैलरी काट करके या कुछ ऐसा कर करके कोई कंपनी बहुत आगे नहीं जा सकती, चली जाए आगे, लेकिन बहुत आगे नहीं जा सकती। एक सवाल मैंने आपसे पूछा था, पेटीएम ने इस आईपीओ के लिए 300 करोड़ से ज़्यादा पैसा बुक बिल्डिंग प्रोसेस में खर्च किया है। सोच कर देखिए एक कंपनी 300 करोड़ रुपए कहाँ खर्च कर रही है? बुक बिल्डिंग प्रोसेस में। जो आईपीओ के पेपर्स वगैरह होते हैं ना, किस तरीके से पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा, उसके लिए कई सारी कंपनियां हायर की जाती हैं, कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हायर किए जाते हैं। पेटीएम ने हायर किया और इतना पैसा खर्चा किया। सोच कर देखिए, पेटीएम जैसी कंपनी क्या कर रही है? एकदम शुद्ध महंगे वैल्यूएशन पे अपना शेयर लाकर बेच रही है, और हम सबकी मजबूरी है। एक्चुअली ये जो बुल मार्केट होती है ना, ये ऐसे ही पागलपन करवाती है। कोई मतलब मैं टारगेट नहीं प्रेडिक्ट करना चाहता पेटीएम का, लेकिन बिल्कुल नहीं अच्छा लगता स्टॉक इतने महंगे वैल्यूएशन पे। लेना क्यों है? नहीं लेना है। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, आपने आईपीओ अप्लाई क्यों किया? मिल जाए आईपीओ, अच्छी बात है। मैं कोशिश यही करके बैठा था कि कोई बड़ा सा आईपीओ आएगा जहाँ पर मुझे एकदम श्योरिटी होगी, वहाँ पर मैंने क्यों अप्लाई किया, मैंने आपको पहले भी समझाया है। थोड़ा देखना चाहता था कि उसमें भी लगता है कि किस्मत इतनी एकदम पनौती टाइप की है। चलिए, आपको रिजल्ट कैसा लगा अशोक लेलैंड का, बताइएगा। जो सवाल पूछा है कि इन तीनों में बुक वैल्यू के हिसाब से सबसे महंगा कौन सा स्टॉक ट्रेड कर रहा है, समझते हैं ना बुक वैल्यू से कैसे कंपेरिजन होता है। पहले फाइंड कीजिए कि इस कंपनी की बुक वैल्यू कितनी है। जैसे कि मान लेते हैं एक कंपनी की बुक वैल्यू 10 रुपये है, उसका स्टॉक 10 की जगह 100 पे ट्रेड कर रहा है, तो वो बुक वैल्यू से 10 गुना महंगा ट्रेड कर रहा है। समझ गए ना? तो बिल्कुल इसी तरीके से आप कंपेरिजन करके बताइएगा ज़रूर। अशोक लेलैंड के बारे में आपका क्या ख्याल है बताइएगा। अगर आपके पोर्टफोलियो में ज़रा एवरेज प्राइस बताइएगा। मेरा एवरेज प्राइस बिलो 50 है, लेकिन आपसे फिर से कह रहा हूँ कि मेरे पास क्वांटिटी काफ़ी कम है, मैं एवरेज नहीं कर पाया, और मुझे हमेशा इसका वैल्यूएशन महंगा ही लगता चला गया। अभी तक महंगा ही लग रहा है, क्या कर सकते हैं? कुछ कर भी तो नहीं सकते। कई सारे स्टॉक्स ऐसे ही मिस हो जाते हैं। आप बताइएगा। हम अभी विदा ले रहे हैं आपसे, जल्दी मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। नमस्कार।